अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम उमर है। आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। सबसे पहले दरख्वास्त है, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अगर मेरा व्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। 5000 सब्सक्राइबर तक का हमारा टारगेट है, वो कंप्लीट कराने में ज़रूर मदद कीजिएगा। और ये सारे काम आप कैसे कर सकते हैं, सिर्फ एक उंगली आपने अपने फ़ोन पर लगानी है चैनल पर और ये काम हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात करूँगा काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब की। आज आखिरी दिन है उनका, तो ये अहद भी तमाम हुआ। काफ़ी कंट्रोवर्शियल टाइम रहा, उनकी काफ़ी वीडियोज़ भी सोशल मीडिया के ऊपर आई। वो एक डोनट वाली भी खासी मशहूर हुई। उसके अलावा ये तासुर भी हमेशा दिया जाता रहा कि काज़ी साहब जो हैं वो प्रो गवर्नमेंट हैं, और नून लीग जो है स्पेशली बहुत ज़्यादा उनके ऊपर रिलाई करती है, बहुत उनको पसंद करती है, और पीटीआई के लिए जो फैसले आते हैं वो ज़रा पीटीआई के फेवर में नहीं होते। तो ये तासुर किस हद तक ठीक था और किस हद तक नहीं, ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब लेकिन आज उनका आखिरी दिन है और कल से ये सीट संभालेंगे याया आफरीदी साहब। तो याया आफरीदी साहब एक खासे खासे काबिल जज है। उनका एकेडमिक करियर भी बड़ा जबरदस्त है, कैम्ब्रिज के वो पढ़े हुए हैं, तो कॉलेज उनका भी एचएसएन था। और उनके बारे में कहा जाता है कि ये जो भी फैसले करते हैं वो कानून के हिसाब से करते हैं। उसी के साथ एक और चीज भी सामने आती है कि वो कोई खबरों में ज्यादा रहना पसंद नहीं करते, ज्यादा इंटरेक्शन करना भी पसंद नहीं करते। तो समझ लें, तो इन शॉर्ट वो नॉन कंट्रोवर्शियल है बिल्कुल। तो हम उम्मीद करते हैं कि वो इस कमान को बहुत अच्छी तरीके से संभालेंगे और अपनी क़यादत में पाकिस्तान को आगे लेके जाएंगे, इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाएंगे। अब मैं ज़रा बात कर लेता हूँ बुशरा बीबी की रिहाई की। बुशरा बीबी खान साहब की जो वाइफ हैं वो रिहा हो गई हैं। वो गई पेशावर। पेशावर क्यों गई भाई? पेशावर के अंदर सबको पता है कि केपीके वो सूबा है जहाँ पर गवर्नमेंट है पीटीआई की। तो शायद उन्होंने ये समझा हो कि वो वहाँ ज़्यादा सेफ रहेंगी, क्या उनको प्रोटोकॉल वगैरह भी अच्छा मिलेगा, या क्या और मामलात हैं। हो सकता है वो सियासत में एक्टिव होना चाहें, वो देखना चाहें कि सियासी तौर पे पीटीआई किस तरीके से चल रही है। तो आपसे एक सवाल, तो यहाँ पे आपसे एक सवाल है, खान साहब अभी अंदर हैं। खान साहब जब तक बाहर नहीं आते तो ये जो क़यादत अभी चल रही है, मेरे ख्याल में अब खान साहब को इसके ऊपर कुछ ज़्यादा यकीन नहीं है। क्योंकि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाले टाइम के ऊपर सारा खेल इन्होंने किया है ना, बहुत से लोगों ने विकेट के दोनों तरफ खेला है। तो ये जो सारा गेम हुआ है ना, इसके बाद मैं समझता हूँ खान साहब वाक़ई इससे नाखुश होंगे। नाखुश होंगे, लेकिन खान साहब हैं तो अभी अंदर, घर घुस नहीं सकते। तो क्या बुशरा बीबी अब सियासत में एक्टिव होंगी? बहुत से लोगों से ये सुनने में आया है कि अलीमा खान साहिबा जो है वो खान साहब का रेप्लिका है। ख़वातीन के अंदर वो बिल्कुल खान साहब ही हैं, ख़वातीनों की खान साहब है वो। तो क्या अलीमा खान साहिबा एक्टिव होंगी, या नंद भाभी वाली कोई जंग चलेगी, या पीटीआई का फ्यूचर क्या होने वाला है? मेरा जो ज़ाती तज्ज़िया है वो मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊँगा पीटीआई के हवाले से। लेकिन आप लोग क्या कहते हैं? क्या ये जो बुशरा बीबी इस वक़्त पेशावर गई हैं, क्या ये पॉलिटिकली एक्टिव होने वाली हैं, या क्या आगे होने वाला है? पीटीआई की कमान आगे कौन सँभालेगा? क्योंकि जब तक खान साहब अंदर हैं, मेरे ख़्याल में पीटीआई को अब एक सही लीडरशिप की ज़रूरत है। तो जो भी आप लोगों की राय हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो उसी के साथ-साथ एक और खबर दूँगा आपको कि स्टॉक मार्केट जो है वो 90,000 पॉइंट की बुलंद तरीन सतह के ऊपर मौजूद है, और कहा जा रहा है कि बड़ा ही खुशाइंद कदम है स्टॉक्स के हवाले से और पाकिस्तान के हवाले से। और बिजली की कीमतों पे बात कर लूँ, बिजली की कीमत भी भाई कम होने वाली है। बताया जा रहा है कि नवंबर के अंदर, अक्टूबर में या नवंबर में बिजली की कीमत में जो टैरिफ है उसके अंदर कुछ कमी आएगी। तो जैसे कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि अगर बिजली की कीमत कम नहीं हुई पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान का तरक्की करना बहुत मुश्किल है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब इस चीज़ के ऊपर गवर्नमेंट सीरियसली काम कर रही है और ये कीमत कम भी ज़रूर होगी। अच्छा जी, ये अभी तक की डोमेस्टिक खबरें थी। अब ज़रा आ जाते हैं जियोपॉलिटिक्स पे, जो हम मेरा मेन टॉपिक आज का था, ब्रिक्स के हवाले से। ब्रिक्स का इजलास होता है, पुतिन साहब एक नोट हिलाते हैं जो कहा जाता है ये ब्रिक्स की करेंसी है, जबकि हुआ क्या है कि किसी ने वो नोट उनको तोहफा दिया है। अगर आप उस नोट का डिजाइन देखें तो जो ब्रिक्स के मेंबर हैं उनकी तो तस्वीरें उसके ऊपर हैं ही, मतलब झंडों की। उसके साथ साथ क्या सीन है कि वहां पर अर्जेंटीना की भी तस्वीर है। अर्जेंटीना जो कि अभी नहीं बना है ब्रिक्स का मेंबर, ब्रिक्स वालों ने कहा था, लेकिन अर्जेंटीना क्योंकि वहां प्रो यूएस गवर्नमेंट है तो उन्होंने मना कर दिया। अच्छा, अब ब्रिक्स बेसिकली है क्या, पहले तो ये बता दूं आपको। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, ये पहले बना एक ब्लॉक, ब्रिक बना। इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं। इन्होंने बाद में अपने साथ साउथ अफ्रीका को भी जोड़ लिया, तो ये ब्रिक की जगह ब्रिक्स हो गया कि ये सारे इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं। फिर इन्होंने और मुल्कों को भी लास्ट ईयर अपने साथ जोड़ा है, जिसमें सऊदी अरेबिया है, जिसके अंदर यूएई है, जिसके अंदर ईरान है। टर्की वाले भी साथ थे, क्योंकि जब टर्की पे हमला हुआ तो उर्दगान साहब वहीं पे रशिया में ही मौजूद थे। तो अभी कहा जा रहा है कि मजीद मुल्क हैं जो इसमें शामिल होंगे। वेस्ट की इस पे नजर लगी हुई है पूरी कॉन्फ्रेंस के ऊपर। कॉन्फ्रेंस कल खत्म हो गई है, और ये बात सामने आ रही है कि अब ये लोग जो अपनी ट्रेड करना चाहते हैं वो ये चाह रहे हैं कि ये अपनी करेंसी निकालें। 2-3 साल लगेंगे इसमें। करेंसी वाला जो मुद्दा था ना, लास्ट ईयर भी बहुत उठा था, लेकिन कुछ हुआ नहीं था। अच्छा, अब ये डिजिटल करेंसी होगी या ये पेपर करेंसी होगी, ये बात भी सामने बाद में आएगी। तो मैं समझता हूँ कि इस करेंसी का एक ये हल होगा कि जितने भी कंट्रीज हैं
जो कि मेन मेंबर्स हैं, जब वो ट्रेड करेंगे तो वो अपनी करेंसी को कन्वर्ट कर लें ब्रिक्स के अंदर और फिर ब्रिक्स से वहां पर ट्रेड कर लें आपस में। तो ये चीज अब कैसे होगी, कब सामने आएगी, ये एक अलग बात है, लेकिन ये कुछ वही डिजाइन नजर आ रहा है मुझे जैसे यूरोप में था कि जब यूरो आया ना तो फिर फ्रांस हो या स्वीडन हो, हर जगह जितने यूरोपियन कंट्रीज हैं वहाँ यूरो चलता है। और इसी तरीके की चीज मैं समझता हूँ ये ब्रिक के इजलास के अंदर भी दिखाने की कोशिश की गई। लेकिन अभी रशिया के पास और बहुत कुछ है करने के लिए। रशिया को सबसे पहले जो स्विफ्ट कोड वाला मसला है इसके ऊपर काम करना है, रशिया में पेमेंट भेजना है या रशिया की पेमेंट लेना। रशिया बहुत मुश्किल है इस वक्त। क्यों? क्योंकि यूएस ने सैंक्शन लगाई थी जब इनकी ये जंग शुरू हुई है यूक्रेन के साथ। यूक्रेन के साथ वॉर में है, पेमेंट्स के इश्यूज हैं, तो मैं समझता हूं अभी रशिया के पास और बहुत सारे काम है करने के लिए। तो ये वाला जो मुद्दा है ना, अभी इसके ऊपर थोड़ा सा रुक के ही काम किया जाएगा। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं? ब्रिक्स की करेंसी आएगी और अगर आए तो वो किस तरह की होनी चाहिए? आप लोग क्या समझते हैं कि आने वाले टाइम में ब्रिक्स में और कौन से मुल्क शामिल हो सकते हैं? इमर्जिंग इकोनॉमीज आप लोगों की नजर में कौन सी हैं? जरूर आप लोगों ने कमेंट करके बताना है। तो ये अभी तक की जियो पॉलिटिक्स की भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, क्योंकि पूरे वेस्ट की नजर लग गई जब पुतिन ने हिलाया वो नोट। इसी के साथ ही अब दूसरी खबर पे बात करेंगे इंडिया और कनाडा के ताल्लुकात के बारे में। इंडिया कह रहा है कि भाई हम नहीं है इन्वॉल्व निज्जर के पूरे मामले में, ना हम पन्नू वाले मामले में इन्वॉल्व है, लेकिन कनाडा वहां पे मानने को तैयार नहीं है। कनाडा कहता है नहीं जी, नहीं जी, ये जो निज्जर वाला मामला था इसके अंदर इंडिया इन्वॉल्व है। तो अब ये चीज किस तरीके से सॉल्व होगी? अगर कनाडा के पास प्रूफ्स हैं तो कनाडा को आगे इस पे फॉरवर्ड करना चाहिए, तो कनाडा को इसके ऊपर आगे काम करना चाहिए, और अगर इंडिया, ताकि इंडिया भी उनके साथ ताउन कर सके। तो ये मामला अभी तक तो यहीं पर ही स्टक है, और मैं समझता हूँ कि आगे शायद आने वाले टाइम में इंडियंस को थोड़ा मुश्किल हो कनाडा माइग्रेट करना। दूसरी तरफ यूएस के अंदर इलेक्शन आ रहे हैं, ट्रंप साहब को पूरी सपोर्ट हासिल है एलन मस्क साहब की। तो आप क्या समझते हैं, क्या ट्रंप जीतेंगे या कैमला हैरिस जीतेंगी? कौन जीतेगा? मुझे अभी तक मेरा पर्सनल ओपिनियन तो ट्रंप के लिए था, लेकिन कैमला हैरिस भी कुछ कम नहीं जा रही, उनका भी बहुत अच्छा एक इमेज है, और शायद हो सकता है कि एंड टाइम पे कहीं पासा ना पलट जाए। लेकिन अभी तक जो मेरा एक मानना है या मेरा ओपिनियन है वो ट्रंप साहब के लिए ही है। तो इसी के साथ नाज़रीन एक पाकिस्तान के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ दूंगा। हेल्थ सेक्टर के हवाले से पोलियो जो है वो पाकिस्तान के अंदर दोबारा से सर उठा रहा है और बढ़ता जा रहा है। मैं आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट की है, मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी, अभी दोबारा कर रहा हूं कि प्लीज अपने बच्चों को, कि यकीनी बनाएं अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने हैं। पोलियो एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। एक बार आपके बच्चे के अंदर आ गया तो जिंदगी भर की माजूरी उसके साथ होगी। तो प्लीज इस चीज को ना समझें कि ये किसी भी एतबार से गलत है। पोलियो के कतरे अपने बच्चों को आपने लाजमी पिलाने। तो ये थी नाज़रीन अब तक की कुछ अहम डेवलपमेंट। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा। अगर पसंद आए लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और 5000 सब्सक्राइबर वाला जो टारगेट है वो पूरा कराने में हमारी मदद कीजिए। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर रहे।